आज हम एक इंडियन केस कवर करेंगे जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये केरला की एक नन का बहुत डिस्टर्बिंग केस है। ये मर्डर हुआ तो 1992 में था, पर ये सॉल्व अब जाके 2020 में हुआ है, पूरे 28 साल बाद। तो जब मुझे इस केस के बारे में पता चला तो आई वॉज इंट्रिग्ड कि कैसे, क्या पुलिस ऑफिसर्स पिछले 28 साल से इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, या फिर उन्हें 2020 में कोई ऐसा क्लू मिल गया, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो उस केस से रैंडमली कनेक्ट हो गया। तो मैंने सोचा इस केस पर थोड़ी रिसर्च करते हैं, एंड व्हेन आई डिड माय माइंड वाज ब्लोन एंड सोचा कि ये केस मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जरूर लाना चाहिए। सो इनफ यापिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज का केस है सिस्टर अभया के मिस्टीरियस मर्डर पे। सिस्टर अभया का जन्म 26 फरवरी 1971 केरला में कोट्टयम नाम की एक जगह पर हुआ था। केरला के बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह कोट्टयम में भी बहुत सारे चर्चेस और क्रिश्चियन स्कूल्स थे, क्योंकि 1992 में केरला में रहने वाली 21% पॉपुलेशन क्रिश्चियन थी, एंड कोट्टयम वाज द सेकंड डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन केरला। तो ऑब्वियसली वहां पर जो चर्चेस थे, जो कॉन्वेंट्स थे, वो वहां की कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वहां पर एक वेल नोन कॉन्वेंट था, सेंट पायस 10th कॉन्वेंट। इस कॉन्वेंट में एक हॉस्टल भी था जहां पर यंग लड़कियां पढ़ने और रहने आती थी। इनमें से कई लड़कियां नन्स भी थी, और इन्हीं नन्स में से एक थी 21 साल की सिस्टर अभया। अभया उस कॉन्वेंट में आई थी अपने गॉड को सर्व करने, सबकी मदद करने और अपने कॉलेज की पढ़ाई करने। उनके कॉलेज के एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे, तो अभया ने सोचा कि वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करेगी ताकि वो शांति से बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ सके। अभया ने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया और वो सोने चली गई। सुबह 4 बजे जब वो अलार्म बजा तो बाकी स्टूडेंट्स की नींद थोड़ी डिस्टर्ब हुई। They all got a little annoyed, but that's just normal hostel life. 4 बजे उठकर अपने कुछ दोस्तों से मिलकर उन्हें ग्रीट कर कर सिस्टर अभया फिर पढ़ने बैठ गई। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद उसे प्यास लगी और वो किचन की तरफ गई पानी पीने। सुबह जब बाकी की नन्स उठी तो उन्होंने नोटिस किया कि सिस्टर अभया पूरे कॉन्वेंट में कहीं भी नहीं है। उन्होंने उसे सब जगह ढूंढा पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। शी वॉज मिसिंग। अभया को ढूंढते हुए जब वो किचन में गए तो उन्हें किचन के फर्श पर एक बोतल पड़ी हुई मिली। इट वॉज अनकैप्ड और पानी फर्श पर फैला हुआ था। वहां फ्रिज के नीचे उन्हें सिस्टर अभया की एक चप्पल भी मिली, और अजीब बात तो ये थी कि किचन का दरवाजा बाहर से बंद था। बोतल का जमीन पर गिरा होना और एक चप्पल का मिलना शोज क्लियर साइंस ऑफ स्ट्रगल, और अभया पूरे कॉन्वेंट में कहीं नहीं थी। तो सब नन्स को यही लगा कि अभया को किसी ने किडनैप कर लिया है। बट दे ऑल सून रियलाइज्ड दैट द रियलिटी वाज फार वर्स। जब सब बिल्डिंग से बाहर आए तो उन्हें अभया की दूसरी चप्पल मिली उस कॉन्वेंट के कुएं के पास। जब एक नन उस कुएं के पास गई और उसने अंदर देखा तो वो बहुत डर गई, क्योंकि कुएं के अंदर अभया की डेड बॉडी थी। इट वाज अ हॉरिफाइंग सीन। उन नन्स ने रात को ही अपनी दोस्त अभया के साथ डिनर किया था, हंसी मजाक किया था, और सुबह वो उसके अलार्म से परेशान भी हुई थी, और अब वो उसकी लाश देखती है। दे वर ऑल टेरिफाइड। उन्होंने पुलिस वालों को कॉल किया और सिस्टर अभया की बॉडी फाइनली उस वेल से निकाली गई। वहां के एक लोकल पुलिस ऑफिसर वी अगस्तीन उस सीन पर पहुंचे। उन्होंने उस सीन की पूरी रिपोर्ट लिखी और एक फोटोग्राफर को बुलाया उस बॉडी की और पूरे सीन की पिक्चर्स लेने के लिए, और फिर उन्होंने सिस्टर अभया की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने पोस्टमार्टम के दौरान बॉडी पर कुछ कट्स और ब्रूजेस नोटिस किए, और बॉडी के सर पर भी चोट लगी हुई थी। उन्हें सेक्सुअल असॉल्ट के कोई भी साइंस नजर नहीं आए, और इतनी सारी इंजरीज पाने के बावजूद उन्होंने मौत की वजह ड्राउनिंग रूल कर दी। उन्होंने कहा कि अभया ने अपनी जान खुद ली है, बट दे डिड नॉट कंप्लीटली रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ होमिसाइड। अभया के दोस्तों को और उसकी फैमिली को ये रूलिंग बिल्कुल भी सही नहीं लगी। आखिर अभया क्यों करेगी? अभया की दोस्त वो नन्स उसके साथ एक ही हॉस्टल में रहती थी, वो उसे अच्छे से जानती थी, तो इट डिडंट सीम राइट कि अभया कुछ ऐसा करेगी। देयर वर नो साइंस ऑफ डिप्रेशन। हाँ, उसके एग्जाम्स आने वाले थे, पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा लेती। और इसके ऊपर से वो सुबह 4 बजे अलार्म लगाकर क्यों उठेगी खुद की जान लेने के लिए? अब हो तो ये भी सकता है कि वो एक्सीडेंटली उस कुएं में गिर गई हो सकता है, पर इस पर भी यकीन करना मुश्किल है। किचन में पड़ी वो पानी की बोतल और उसकी चप्पल की वजह से, विच क्लियरली शोज कि किचन से वेल तक कुछ तो हुआ था। तो सबको ये लग रहा था कि ये एक मर्डर का केस है और सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये मर्डर एक कॉन्वेंट के अंदर हुआ था। यू नो द यूजुअल, टू प्रोटेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। लोगों को लगा कि इस केस में सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये केस बहुत बड़ा इशू बन गया। तो वहां के एक एक्टिविस्ट जोमोन पुठेनपुरेकल ने एक एक्शन कमेटी बनाई सिस्टर अभया को जस्टिस दिलाने के लिए, और 7 अप्रैल 1992 को ये केस क्राइम ब्रांच को दे दिया गया ताकि इसे री
इन्वेस्टिगेट किया जाए सच्चाई सामने लाने के लिए। महीनों तक क्राइम ब्रांच ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और फिर कहा कि हाँ, दिस इज अ केस ऑफ अभया ने अपनी जान खुद ली है। ये कंक्लूजन किसी के लिए भी सेटिस्फाइंग नहीं था और अब तो अभया की बॉडी को भी दफना दिया गया था और उसके कपड़ों को जला दिया गया था, तो बॉडी को री एग्जामिन करके कोई नया एविडेंस मिलना भी इम्पॉसिबल था। और तो और क्राइम ब्रांच पर ये इल्जाम लगने शुरू हो गए कि उन्होंने क्रूशियल मटेरियल एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि इस केस की सच्चाई बाहर ना आ सके। किसी ने भी इस वाली स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं किया, स्पेशली उन नन्स ने जो प्रोटेस्ट कर रही थी। तो मीडिया और एक्टिविस्ट के प्रेशर की वजह से ये केस अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। तो सीबीआई ने अपनी नई इन्वेस्टिगेशन शुरू की एक नई अप्रोच के साथ। उन्होंने सारे विटनेसेस से बात की, एविडेंस कलेक्ट किया। बॉडी और कपड़े तो अब थे नहीं, तो उन्हें मेडिकली कोई खास एविडेंस नहीं मिला। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चली रही थी कि 19 जनवरी 1994 में एक सीबीआई के ऑफिसर वर्गीस पी थॉमस ने कोचीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इस केस को बताया जाए और इसकी वजह से उन्होंने अपनी सीबीआई पोस्ट से रिटायरमेंट ले ली, अपनी एक्चुअल रिटायरमेंट से 7 साल पहले। उन्होंने बताया कि उनके सुपीरियर ऑफिसर वी त्यागराजन ने उन्हें प्रेशराइज किया था कि वो इस केस को डिक्लेयर कर दें, पर पी थॉमस की कॉन्शियस ने उन्हें इजाजत नहीं दी और उन्होंने सीबीआई से ही इस्तीफा दे दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से सिस्टर अभया के केस को अब पूरे इंडिया में अटेंशन मिलने लगी और इस पर पार्लियामेंट में भी डिबेट्स हुए। एक्शन काउंसिल ने केरला हाई कोर्ट को पिटीशंस लिखे कि ऑफिसर वी त्यागराजन को इस केस और सीबीआई से हटा दिया जाए और कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने इस केस से त्यागराजन को हटाकर एक नए सीबीआई ऑफिसर एमएल शर्मा को अपॉइंट कर दिया। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी थी और फिर अप्रैल 1995 में सीबीआई ने कुछ डमी टेस्ट किए। उन्होंने सिस्टर अभया का एक डमी बनाया और उसे बार बार कुएं के अंदर फेंका अलग अलग तरीके से और नोटिस किया कि उस डमी को कहां कहां चोट लगती है। उन्होंने फिर इस डमी की इंजरीज अभया की इंजरीज से कंपेयर की, पर इस डमी टेस्ट के बावजूद कोई भी क्लियर कंक्लूजन नहीं निकला। 29 नवंबर 1996 को सीबीआई ने अपनी पहली फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो नहीं बता पाए कि सिस्टर अभया के साथ जो हुआ वो थी या मर्डर। कोर्ट ने ये रिपोर्ट एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और एक नई सीबीआई टीम बनाई गई दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए। नई टीम दोबारा एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इस बार फोरेंसिक रिपोर्ट को एक नहीं बल्कि 3 डॉक्टर्स ने देखा और जब उन्होंने सिस्टर अभया की डेड बॉडी की पिक्चर्स देखी तब उन्हें रियलाइज हुआ कि पिक्चर्स में बहुत सारी इंजरीज थी जो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं की गई थी। और जब उन्होंने उस कॉन्वेंट की नन से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि जब अभया को उस वेल से निकाला गया था तो उन्होंने भी वो इंजरीज नोटिस की थी। इस नए एविडेंस और नई इन्वेस्टिगेशन के दम पर सीबीआई ने 1999 में अपनी दूसरी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कहा कि सिस्टर अभया का मर्डर हुआ था, पर वो गुनहगारों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अब इस केस को क्लोज कर दिया जाए, पर कोर्ट ने ये वाली रिपोर्ट भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अभया के मरने के इतने सालों बाद अथॉरिटीज ने फाइनली एक्सेप्ट किया जो इतने सारे लोग इतने सालों से कह रहे थे कि ये नहीं होमिसाइड का केस है। मीडिया और कमेटी का प्रेशर बना हुआ था तो कोर्ट ने इस केस को बंद नहीं किया, बल्कि दोबारा एक नई सीबीआई टीम बनाई गई एक नई इन्वेस्टिगेशन के लिए। 25 अगस्त 2005 को सीबीआई एक और रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि सिस्टर अभया की मौत में कोई भी शामिल था और अब तीसरी बार कोर्ट ये वाली रिपोर्ट भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। 1992 से 2005 इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अथॉरिटीज ने न जाने कितने लोगों से बात की, कितना एविडेंस इकट्ठा किया, बॉडी को एग्जामिन किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास कोई भी लीड्स नहीं थी, उन्हें किसी पर शक नहीं था। लोगों की और नन्स की प्रोटेस्ट और एग्रेसिव हो गई और मीडिया का भी पूरा प्रेशर था। लोगों का ये कहना था कि इस केस को स्टार्टिंग से ही पुअरली हैंडल किया गया है और क्रूशियल एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कोई बड़ी पार्टी है इस केस के पीछे जो इस केस को दबाना चाहती है। इतने सालों से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी विद नो अरेस्ट, तो क्या उन पुलिस ऑफिसर्स, उन सीबीआई ऑफिसर्स, उन क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स की काबिलियत पर सवाल उठाना सही होगा? काबिलियत छोड़ो, क्या उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाना चाहिए? आई मीन सीबीआई ऑफिसर पी थॉमस ने खुद कहा था कि उनके सीनियर्स उन्हें फोर्स कर रहे थे इस केस को
डिक्लेयर करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन था जिसने उन सीनियर ऑफिसर्स पर दबाव बना रखा था, वो कौन था जिसने शुरुआत से ही इस केस को गुमराह किया था। इसका जवाब हमें 2007 में मिला। 2007 में एक बहुत ही शॉकिंग खुलासा हुआ। एक विटनेस सामने आया जिसने सिस्टर अभया के मर्डर वाली रात की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन जिस पर यकीन किया जाए तो समझो गुनहगार मिल गया। पर दिस इज द ट्रिकी पार्ट कि उसकी इन्फॉर्मेशन पर यकीन किया कैसे जाए। वो तो खुद एक चोर था। अब 15 साल हो गए थे इस इन्वेस्टिगेशन को चलते हुए और इन 15 सालों में कई विटनेसेस सामने आए। उनमें से कुछ विटनेसेस तो बाद में मुकर गए और कुछ विटनेसेस तो मर भी गए। पर अब जो विटनेस सामने आया उस विटनेस ने इस केस की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। इस विटनेस का नाम था अडक्का राजू, जिसने कबूल किया कि वो 1992 में छोटी मोटी चोरियां किया करता था अपने और अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए। और 27 मार्च 1992 की रात को वो सेंट पायस कॉन्वेंट में गया था चोरी के इरादे से। वो उस कॉन्वेंट की छत पर पड़ी हुई कॉपर रोड्स और कॉपर वायर्स को चुरा कर बेचना चाहता था। वो रात के अंधेरे में उस कॉन्वेंट में घुसा, पर वहां जो चीजें उसे दिखी वो अगले 15 सालों तक उसके दिमाग में चलती रही। राजू ने उस कॉन्वेंट में एक आदमी को चोरी छुपे घुसते हुए देखा और ये कोई अनजान नहीं था, ये वहां का एक जाना माना प्रीस्ट फादर थॉमस कोटूर था। आखिर आधी रात को एक प्रीस्ट गर्ल्स हॉस्टल में क्या करने गया था? दिस वाज वेरी स्ट्रेंज। राजू ने यह भी बताया कि उसने एक और आदमी फादर होजे और एक सिस्टर को भी वहां देखा था जिनका नाम था सिस्टर सैफी। अब यहाँ पर चीजें बहुत डिस्टर्बिंग होने वाली थी। राजू एक सिंपल सा चोर था। वो छोटी मोटी चीजें चुराता और बेचता अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए। तो उस रात को उस कॉन्वेंट में जब उसने उन फादर्स और सिस्टर को देखा तो वो किसी को कुछ बोल नहीं पाया। आखिर बोलता कैसे? अगर वो किसी को कुछ कहता तो वो भी पकड़ा जाता। पर सुबह जब राजू ने सिस्टर अभया की मौत की खबर सुनी तब उसे रियलाइज हुआ कि शायद वहां क्या हुआ होगा। पर वो क्या करता, क्या कहता कि वो वहां चोरी करने गया था? उसे पता था कि अगर वो ये बात पुलिस को कहेगा तो पुलिस उसे ही दोषी मानेगी। और जब 2007 में उसने फाइनली हिम्मत जुटाकर पुलिस वालों को सब कुछ बताया तो उन्होंने उसकी गवाही पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे ही अरेस्ट कर लिया और उस पर सिस्टर अभया को मारने का इल्जाम लगा दिया। क्योंकि पुलिस वालों को अब एक सिंपल थ्योरी मिल गई थी कि उस रात को राजू वहां चोरी करने गया था। सिस्टर अभया ने उसे देख लिया और पकड़े जाने के डर से राजू ने उसे मारकर उसे उस कुएं में फेंक दिया। यस, इट वाज अ सिंपल थ्योरी एंड नॉट एट ऑल बिजार। पर क्या ये सच्ची थी? राजू को 58 दिन हिरासत में रखा गया। रिपोर्टेडली पुलिस वालों ने उसे बहुत प्रेशराइज किया ये कबूल करने के लिए कि ये मर्डर उसी ने किया है। अलेजिडली उन्होंने राजू को टॉर्चर किया और उसे फिजिकली अब्यूज भी किया। और सिर्फ राजू को ही नहीं, उन्होंने राजू के स्क्रैप डीलर, वो आदमी जो राजू की चुराई हुई चीजें खरीदता था, उन्होंने उससे भी टॉर्चर किया ताकि वो राजू के खिलाफ गवाही दे। पर राजू और उसका स्क्रैप डीलर दोनों नहीं टूटे। राजू अपने बयान पर खड़ा रहा। अलेजिडली उन्होंने राजू को पैसे भी ऑफर किए थे ये कबूल करने के लिए कि उसने ही अभया का मर्डर किया है। पर राजू ने फिर भी अपनी स्टेटमेंट नहीं बदली। एक चोर जो अभया को इंसाफ दिलाने के लिए अलेजिडली इतना टॉर्चर और इतना अब्यूज सह गया। एक चोर हु हैज द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल एंड इवन द कोर्ट। अब पुलिस के पास 3 नए सस्पेक्ट्स थे, फादर थॉमस, फादर होजे और सिस्टर सैफी। एक इंटरेस्टिंग चीज, सिर्फ राजू ही नहीं, वहां पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने भी उस रात को फादर थॉमस का स्कूटर कॉन्वेंट के बाहर खड़ा हुआ देखा था और उसने ये बात पुलिस को भी बताई। पर फॉर सम रीजन बाद में वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर गया। तो अब सवाल ये था कि फादर थॉमस और वो वहां पर कर क्या रहे थे? तो लोगों के बीच में एक र्यूमर फैलने लगा कि फादर थॉमस ने अपने एक दोस्त को बताया था कि वो और सिस्टर सैफी हस्बैंड वाइफ की तरह है। और ये रूमर अभी नहीं फैला था, इससे पहले भी लोग इसके बारे में बातें किया करते थे और उस कॉन्वेंट की नन्स भी आपस में ये डिस्कस करती थी। अगर ये रूमर सच था, अगर फादर थॉमस और सिस्टर सैफी का अफेयर चल रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। क्योंकि नन्स जो होती है दे टेक अ वाव ऑफ सेलिबेसी, मतलब वो कभी भी शादी नहीं कर सकती और कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। और आई डोंट नो उस समय केरला में ये होता था कि नहीं, पर कई चर्चेज में प्रीस्ट को भी ये सेलिबेसी की शपथ लेनी पड़ती है। तो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड अगर ये अफवाह सच्ची थी, अगर उन दोनों का अफेयर चल रहा था, तो ये कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था। अब इतनी सारी बातें लोगों के बीच फैल रही थी, रूमर्स उठ रहे थे, नए सस्पेक्ट सामने आ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली लोगों की बहुत सारी थ्योरीज बनने लग गई। और उनमें से एक वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ये थी कि उस रात को फादर थॉमस सिस्टर सैफी से मिलने गए थे। जब सुबह 4 बजे सिस्टर अभया फ्रिज से पानी पीने गई तो उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वो किचन में गई तो उसने फादर थॉमस और सिस्टर
सिस्टर सैफी को एक अनऑर्थोडॉक्स, वल्नरेबल, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया। इससे पहले कि अभया वहां से भाग पाती, थॉमस ने उसे पकड़ लिया और इस डर से कि अभया चिल्लाने लगेगी, सबको सब कुछ बता देगी और कॉन्वेंट और उनकी रेपुटेशन को खराब कर देगी, उन्होंने अभया की जान ले ली और फिर उसे घसीटकर उस कुएं में फेंक दिया। 2008 में राजू की स्टेटमेंट की वजह से फादर थॉमस, फादर होजे और सिस्टर सैफी इस केस के मेन सस्पेक्ट्स बन गए। कोर्ट के अंदर उन तीनों के डिफेंस लॉयर ने राजू को एक क्रिमिनल की तरह पेश करने की कोशिश की और कहा कि उसके बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता और वो राजू के खिलाफ 10 क्रिमिनल केसेस ले आए। राजू ने अपना क्रिमिनल पास्ट डिनाई नहीं किया, उसने एडमिट किया कि हाँ उसने वो क्राइम्स किए थे, पर वो अपनी टेस्टिमनी पर अड़ा रहा कि उस रात को उसने उन तीनों को उस कॉन्वेंट में देखा था। राजू की स्टेटमेंट की वजह से फादर थॉमस, फादर होजे और सिस्टर सैफी को बैंगलोर भेजा गया एक नार्को टेस्ट के लिए। इन टेस्ट के रिजल्ट्स 3 सीडी में रिकॉर्ड हुए थे जो बाद में एज एविडेंस कोर्ट के अंदर भेज दिए गए। कोर्ट में जब इन सीडीज को सुना गया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, वो तीनों बिल्कुल इनोसेंट लग रहे थे। पर फिर कोर्ट में ये एलिगेशंस उठने लगे कि उन सीडीज के साथ छेड़खानी की गई है, तो एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और उन सीडीज को एनालाइज किया गया। एनालाइज करने पर पता चलता है कि हाँ, 2 सीरीज वर टैंपर्ड विद और उनमें 30 से भी ज्यादा कट्स थे। नवंबर 2008 में उन तीनों को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया और सिस्टर सैफी का एक वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाया गया। टिपिकली इसमें चेक करते हैं कि हाइमन इंटैक्ट है कि नहीं, ऑन द स्टूपिड अजम्पशन कि हाइमन सिर्फ वेजिनल इंटरकोर्स की वजह से ही टोर हो सकता है। इट्स इनह्यूमेन, इट्स स्यूडोसाइंस एंड इन 2013 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये केस कोर्ट में चलता रहता है, हियरिंग्स चलती रहती है, पर सितंबर 2009 में इस केस के नार्को टेस्ट की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स अनएडिटेड, अनकट मीडिया में रिलीज हो जाती है। ये सीडी टीवी पर चलाई गई जहां अलेजिडली वो एक्यूज्ड सिस्टर अभया के मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। दोनों प्रीस्ट और सिस्टर सैफी ने ये कहा कि ये सीडीज डॉक्टर्ड हैं, एडिटेड हैं। और फिर 2009 से 2019 तक ये केस कोर्ट के अंदर चलता रहा, बहुत सारी हियरिंग हुई और 2020 में इतने सालों बाद कोर्ट ने फाइनली अपना डिसीजन सुनाया। सिस्टर अभया के मर्डर के केस में फादर थॉमस और सिस्टर सैफी दोनों ही दोषी पाए गए। उन दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। ना ही नहीं, कोर्ट ने उन दोनों पर 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया। जहां तक कि फादर होजे का सवाल है तो उन्हें इस केस से एक्विट कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई खास सबूत मिला नहीं था। और अब आता है एक और शॉकिंग ट्विस्ट। 2022 सिर्फ 2 साल बाद ही कोर्ट ने फादर थॉमस और सिस्टर सैफी का लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस सस्पेंड कर दिया और उन दोनों को बेल पर रिलीज कर दिया। एट द एंड कोर्ट ने कहा कि उन दोनों के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं है कि ये मर्डर उन्होंने ही किया है, सिर्फ थ्योरीज है और थ्योरीज के ऊपर हम किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। मे बी वो उस रात वहां गए थे, मे बी उन दोनों का अफेयर भी चल रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मर्डर भी उन दोनों ने ही किया है। 32 साल हो गए हैं इस मर्डर को। सिस्टर अभया के मॉम एंड डैड भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपनी बेटी को जस्टिस मिलते हुए नहीं देख पाए और ये केस अभी भी चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि सिस्टर अभया के साथ क्या हुआ होगा? क्या फादर थॉमस और सिस्टर सैफी इसमें इन्वॉल्व थे या फिर अडक्का राजू का कोई ऐसा सीक्रेट था जो हमें नहीं पता? प्लीज फील फ्री टू रिस्पेक्टफुली डिस्कस इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आल्सो रिप्लाई। अगर आपको ये नरेशन पसंद आई है तो प्लीज रायू कोल को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।